ओके, तो आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है रिएक्शन टरबाइन और लेक्चर 4 है ये स्टीम टरबाइन का। आज हमारा जो एजेंडा है वो एजेंडा ये रहेगा कि रिएक्शन टरबाइन का मैकेनिज़्म क्या होती है, मैकेनिज़्म ऑफ रिएक्शन टरबाइन, एनालिसिस देखेंगे इसकी, एनालिसिस ऑफ रिएक्शन टरबाइन। क्लियर? दो चीज़ें आज हम लोग इसमें कवर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले रिएक्शन टरबाइन, जैसे कि मैंने पहले आप लोगों को क्लासिफिकेशन में बताया था कि रिएक्शन टरबाइन क्या होता है और इम्पल्स टरबाइन क्या होता है। रिएक्शन टरबाइन में जो फ्लाईव्हील को रोटेट करने के लिए फोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, उसमें बेसिकली रिएक्शन फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन मैं रिएक्शन टरबाइन के लिए अगर बात करूं कि जैसे आपने इम्पल्स टरबाइन में देखा था, मैं दोनों के डिफरेंस बताता हूं। इम्पल्स टरबाइन में अगर टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बारे में मैं बताऊं, दीज 2 कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स, तो इसका ये इनलेट का एरिया और एग्जिट का एरिया AI इज इक्वल टू AO फॉर इम्पल्स टरबाइन। मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक कोई भी प्रेशर ड्रॉप नहीं होता है और सरफेस इसका स्मूथ रहता है, कोई प्रेशर ड्रॉप नहीं होता। तो यहाँ पर जो इम्पल्स टरबाइन होती थी उसमें मूविंग ब्लेड में कोई भी आपका प्रेशर ड्रॉप नहीं कंसीडर करते थे। लेकिन रिएक्शन टरबाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिएक्शन टरबाइन में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें इनलेट का एरिया और एग्जिट का एरिया, दिस इज द AI एंड दिस वन इज AO। AI इज नॉट इक्वल टू AO। दैट मीन्स ये ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज कर सकता है डिपेंड अपॉन द इनलेट कंडीशन। यानी कि रिएक्शन टरबाइन में जो मूविंग ब्लेड हैं हैज प्रेशर लॉस। क्लियर? ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यहां पर कोई भी प्रेशर लॉस नहीं रहता था। क्लियर? आइडियल में बात करूं, लेकिन यहां पर इसमें प्रेशर लॉस रहेगा। दिस इज क्लियर? ओके, तो मैं इसका एक आपको HS डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ कि HS डायग्राम अगर मैं इसका बनाऊँ तो इसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में। दिस इज द HS डायग्राम ऑफ रिएक्शन टरबाइन। These are the pressure lines. This is a P0 pressure, P1 pressure and P2 pressure. अब मैं इसको अगर बनाऊं तो मैं इसको यहां पर शो भी कर रहा हूं ये क्या चीज है। ये These are the fixed blades. These are the fixed blades. Clear? So these are the fixed blade, these are the moving blade. Clear? This is a 0 stage, 1 stage, 2 stage. ये एक सिंगल स्टेज इम्पल्स टरबाइन का एक लाइन डायग्राम मैंने बनाया। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये है, यहाँ पर जो प्रेशर आएगा वो है P0। यहाँ जो प्रेशर आएगा दिस इज द P1, दिस इज द P2। अगर आप एरिया वाइज देखो तो आप ये देखते हैं कि यहाँ से इनलेट से एग्जिट का एरिया ये रिड्यूसिंग है। दैट मीन्स कि यहाँ पर प्रेशर ड्रॉप है। और उसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे इन लार्ज एरिया से फिर से ये रिड्यूसिंग एरिया बनता है, यानी यहाँ पर भी एक प्रेशर लॉस आपको दिखेगा। तो अगर प्रेशर लॉस आपका मूविंग ब्लेड में भी हो रहा है तो अभी तक जो था, अभी तक हम लोग केवल प्रेशर लॉस दिखाते थे। अगर आइसेंट्रोपिक में ड्रॉप दिखाऊं तो मैं सिर्फ ये दिखाता था, दिस वन इज आइसेंट्रोपिक ड्रॉप, यहीं पर रहता था आपका इम्पल्स टरबाइन के लिए P1 इज इक्वल टू P2। लेकिन यहाँ पर चूंकि यहाँ पर भी ड्रॉप हो रहा है इसलिए ये यहाँ तक आएगा। क्लियर? और एक्चुअल ड्रॉप जो होगा वो कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जाएगा। तो मैं इसको नाम यहाँ पर दे देता हूँ स्टेजेस में। ये 0 स्टेज है, ये 1 स्टेज है और ये 2 स्टेज है। क्लियर? ये 1 स्टेज है, 2 स्टेज है आइडियल केस के लिए। तो ये कोई भी एक डायग्राम आप बना सकते हैं या समझ सकते हैं इसको HS डायग्राम में। और मैं इसमें इसके प्रेशर प्रोफाइल और वेलोसिटी प्रोफाइल भी आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ कि प्रेशर प्रोफाइल और वेलोसिटी प्रोफाइल में क्या डिफरेंस आएगा इसमें। अब देखिए यहाँ पर जो फिक्स ब्लेड है, फिक्स ब्लेड का जो प्रेशर है ये फिक्स ब्लेड का प्रेशर है। तो पहले मूविंग फिक्स ब्लेड के केस में ये रिड्यूस करता है, उसके बाद फिर से चूंकि एरिया इसका चेंज हो रहा है इसलिए इसका प्रेशर फिर से लॉस होता है। क्लियर? और अगर बात करते हैं इसमें
वेलोसिटी की, तो वेलोसिटी सबसे पहले यहाँ पर वेलोसिटी की वैल्यू इंक्रीज करती है, दिस वैल्यू इज इंक्रीज्ड एंड आफ्टर दैट द वैल्यू इज डिक्रीज। द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज मूविंग विद द यू वेलोसिटी, ये यू वेलोसिटी के साथ में मूव करने लगता है, इसलिए जो इसमें वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है उस वेलोसिटी की डायरेक्शन की वजह से आपको क्या मिलेगा, आपको इसमें एक इम्पल्स फोर्स जनरेट होता हुआ मिलेगा। क्लियर। और दूसरा एक इम्पल्स फोर्स के साथ साथ में यहाँ पर दो चीजें मिलेंगी आपको, एक तो इम्पल्स फोर्स मिलेगा ड्यू टू द चेंज इन द डायरेक्शन, डायरेक्शन के चेंज होने की वजह से। दूसरा मूविंग ब्लेड में आप देखिए कि प्रेशर का लॉस है और प्रेशर के लॉस होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी का चेंज भी होगा, और ये काइनेटिक एनर्जी यानी यहाँ पर जो वेलोसिटी एग्जिट हो रही होगी वो v2 होगी और जो वेलोसिटी इनलेट कर रही होगी वो v1 होगी। दिस v2 इज ऑलवेज ग्रेटर देन v1, या मैं बोलूं कि दिस इज वेरी मच ग्रेटर देन v1 बिकॉज द प्रेशर इज लॉसेस, सो इट्स एक्ट एज अ नोजल, जिसकी वजह से हायर वेलोसिटी के साथ में बाहर निकलेगा, तो उसकी वजह से यहां पर एक रिएक्शन फोर्स भी डेवलप होगा। क्लियर। तो मैं अगर यहां पर बात करूं कि जो इनपुट एनर्जी है, इनपुट एनर्जी कितनी है, इनपुट एनर्जी कितनी है, एक तो सबसे पहले जो इनलेट से आपका वेलोसिटी आ रहा है उसकी वजह से कौन सी हो गई, दिस इज mc1²/2, ये पहले भी हम कंसीडर करते रहे हैं, लेकिन चूंकि रिएक्शन टरबाइन है इसलिए प्लस और क्या इसमें आएगा, दिस इज v2² माइनस v1² डिवाइडेड बाई 2, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी इसमें ऐड हो जाएगा। ये इनपुट इसमें एडिशनल इनपुट मिलेगा जिसकी वजह से आपको ज़्यादा वर्क मिल पाएगा, और ज़्यादा वर्क मिल भी पाएगा क्योंकि आप अगर ये देखें तो यहाँ पर ये लाइन आपको ज़्यादा मिलती है क्योंकि उसके पहले इम्पल्स टरबाइन में ये लाइन केवल इतनी बड़ी थी, तो ये लाइन यहाँ पर इंक्रीज हो रही है, और ये इंक्रीज होने की वजह से ये v2² माइनस v1²/2। अगर आपको ये पता करना है कि ये एक्चुअल में क्या है तो इसको मैं आपको बताऊँ, तो अगर आप यहाँ पर देखो कि मैं यहां पर स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन लगाऊं, ये फिक्स ब्लेड के लिए है और ये मूविंग ब्लेड के लिए है, तो मूविंग ब्लेड के लिए अगर मैं यहां पर लगाता हूं तो मैं ये लिखूंगा दिस इज h1² प्लस मूविंग ब्लेड में किस वेलोसिटी के साथ में मूवमेंट हो रहा है, v1²/2 इज इक्वल टू h2 प्लस v2²/2, दैट मीन्स h1 माइनस h2 इज इक्वल टू दिस इज v2² माइनस v1²/2, और यही चीज ये जो प्रेशर का लॉस है, ये इंथैल्पी का जो डिक्रीमेंट है, ये आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आएगा, और तो ये एडिशन में जाएगा। किस एडिशन में जाएगा, ये एडिशन में जाएगा कि आपको कितनी वेलोसिटी इसमें ज्यादा मिल रही है। इज दैट क्लियर। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका आपका रिएक्शन टरबाइन का। तो रिएक्शन टरबाइन में एक चीज ये है कि आपको नोजल की रिक्वायरमेंट नहीं है, यहाँ पर केवल आप जो नोजल का वर्क है उसको आप फिक्स ब्लेड की तरह इस तरह से ट्रीट कर सकते हैं। फिक्स ब्लेड स्टेटर के साथ में कनेक्ट होगा, मूविंग ब्लेड आपका रोटर के साथ में कनेक्ट होगा, लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है कि इसमें जो ब्लेड्स के अरेंजमेंट है, उन ब्लेड्स के अरेंजमेंट में जो बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव ब्लेड्स के बीच का जो एरिया है वो एरिया यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए, जो कि इम्पल्स टरबाइन में था। यहाँ पर यूनिफॉर्म नहीं होना चाहिए। यूनिफॉर्म अगर हो गया तो आपका ये वाला जो पोर्शन जो आपको यहाँ पर प्रेशर लॉस दिख रहा है, ये पोर्शन नहीं रहेगा, ये पोर्शन गायब हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो बेसिकली ये रिएक्शन टरबाइन में जो आपको फोर्स मिलता है, जो गवर्निंग फोर्स मिलता है द रिएक्शन टरबाइन में, वो आपका एडिशनल होता है। कौन कौन सा एडिशनल होता है, दैट इज इन रिएक्शन टरबाइन governed by two forces, that is कौन कौन से, that is impulsive force and the other is reaction force. Impulsive force due to change in velocity direction, and this reaction force due to change in pressure. क्लियर। तो ये चीज आपको समझनी है यहाँ पर कि यहाँ पर रिएक्शन टरबाइन में ये दो फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इसलिए हम रिएक्शन टरबाइन को जनरली जो बोलते हैं उसको बोलते हैं दैट इज इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन।
इम्पल्स रिएक्शन टरबाइन इसको कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, अब इसमें एक और बहुत बेसिक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो ये कि एक पैरामीटर होता है जिससे आप इसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं किसी भी रिएक्शन टरबाइन को, कि कौन सी रिएक्शन टरबाइन अच्छी है, कौन सी रिएक्शन टरबाइन नहीं अच्छी है या कम अच्छी है। तो वो फैक्टर है दैट इज डिग्री ऑफ रिएक्शन, डिग्री ऑफ reaction, degree of reaction, which is the ratio of, that is delta H between the moving blade to delta H of stage, डेल्टा एच ऑफ स्टेज। स्टेज मैंने आपको जैसे बताया कि ये एक सिंगल स्टेज है। कौन सा कॉम्बिनेशन? एक फिक्स ब्लेड का और एक मूविंग ब्लेड का। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेज। क्लियर। तो मैं अगर इसको फॉर्मुलेट करूं तो ये मैंने एच एस डायग्राम बनाया था। तो डेल्टा एच मूविंग ब्लेड में दिस इज द H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H0 माइनस H2। दिस इज द डिग्री ऑफ रिएक्शन। इसको शॉर्ट फॉर्म में DOR भी लिखा जाता है, डिग्री ऑफ रिएक्शन। क्लियर। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कॉन्सेप्ट होता है और वो कॉन्सेप्ट होता है पार्सन टरबाइन का। पार्सन टरबाइन एक्चुअल में क्या है? द टरबाइन विच हैज डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 50%, उसको हम लोग पार्सन टरबाइन बोलते हैं। लेकिन मैथमेटिकली अगर देखो तो 50% का मतलब ये हुआ दैट इज 2 times ऑफ H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H0 माइनस H2। अगर आप देखो दिस इज द 1/2, तो इज 2 times H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H0 माइनस H2। और अगर मैं इसको लिखूं तो ये इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, दिस इज द समेशन ऑफ H0 माइनस H1 प्लस H1 माइनस H2 इज इक्वल टू दिस इज H0 माइनस H2। अगर आप देखो तो ये चीज और ये चीज सेम लिखी हुई है। ठीक है। अब अगर मैं ये एक इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करोगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, मैंने क्या किया था, H0 में H1 और H1 सब्ट्रैक्ट और ये कर दिया था। तो अगर ये देखोगे तो ये क्या है, दिस इज द डेल्टा एच ऑफ फिक्स ब्लेड प्लस डेल्टा एच ऑफ मूविंग ब्लेड इज इक्वल टू H0 माइनस H2। ये चीज आपको समझ में आ रही है? क्लियर। तो अगर DOR 50% है, इसका मतलब क्या है कि डेल्टा एच FB इज इक्वल टू डेल्टा एच मूविंग ब्लेड। दैट मीन्स दैट इज फॉर 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए आप क्या लिखोगे, डेल्टा एच मूविंग ब्लेड मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ फिक्स ब्लेड। क्लियर। ये चीज आपको अगर क्लियर हुई है तो इसको आगे हम लोग थोड़ा फर्दर मूव करते हैं और फर्दर इसके वेलोसिटी डायग्राम को ड्रॉ करते हैं और समझते हैं। लेकिन साथ साथ में एक चीज मैं और यहां पर डिस्कस करना चाहता हूं और वो सेपरेट मैं डिस्कशन यहां पर कर रहा हूं, दैट इज कि क्या ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस होने चाहिए फॉर 50% DOR के लिए। 50% DOR के लिए क्या आपके ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस होने चाहिए इसमें, ये चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे कि आपने ये यहां पर ये डायग्राम देखा, HS डायग्राम, दीज आर द प्रेशर लाइंस 1, 2। दैट मीन्स H0 माइनस H1 इज इक्वल टू H1 माइनस H2। ये कंडीशन है फॉर 50% DOR के लिए। यानी दिस इज द डेल्टा एच ऑफ, दिस इज अ फिक्स ब्लेड, दिस इज अ मूविंग ब्लेड। तो दिस इज डेल्टा एच ऑफ फिक्स ब्लेड मस्ट बी इक्वल टू डेल्टा एच ऑफ मूविंग ब्लेड। ये बात तो समझ में आ गई होगी आपको। क्लियर। अच्छा, अब इसमें ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस कहां पर आते हैं? ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस ये आते हैं कि अगर आप इसमें एक मैं सिंपल सा एक डायग्राम बना रहा हूं। ये ब्लेड्स किसके हैं? फिक्स के लिए है। दिस इज अ फिक्स ब्लेड और ये मूविंग ब्लेड। दिस इज अ 0, दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2। क्लियर। ये एक मैंने सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताया। तो यानी यहां से यहां तक का जो एंथैल्पी का ड्रॉप है, ये यहां से यहां तक के एंथैल्पी के ड्रॉप के बराबर होना चाहिए। ये तभी हो सकता है
ज्योमेट्रिकल लिमिटेशंस ये है कि ये तभी हो सकता है इफ दैट इज सिमेट्रिकल blades of fixed blade and moving blade. Symmetrical geometry, ये मैं blades ना लिखूं इसको, मैं symmetrical geometry of fixed blade and moving blade, which simply means that is the inlet angles of fixed blade and moving blade are same. दूसरा, outlet angles of fixed blade and moving blade are same. Clear? अगर इनलेट एंगल्स फिक्स ब्लेड मूविंग ब्लेड के सेम होंगे और आउटलेट एंगल फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के सेम होंगे, ये तभी पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में एंथैल्पी का ड्रॉप सेम रहे. यानी सिंपल मैं इसको लिख रहा हूं, दैट इज मैंने आपको बताया था कि फिक्स में हमेशा आप जो एंगल कंसीडर करते हैं वो अल्फा होता है. क्यों? क्योंकि उसमें रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है, और रिलेटिव वेलोसिटी नहीं होती है तो एब्सोल्यूट वेलोसिटी होती है, और एब्सोल्यूट वेलोसिटी के साथ में जो एंगल्स आते हैं वो अल्फा होते हैं. दैट मीन्स अल्फा इन शुड बी इक्वल टू द बीटा इन. बीटा मैंने क्यों लिया मूविंग ब्लेड के लिए? क्योंकि मूविंग ब्लेड में आपको यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी मिलेगी और बीटा हमेशा v के साथ में आता है, ये चीज आपको पता है. इसी तरह से अल्फा आउट इज इक्वल टू द बी आउट. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर 50% DOR के लिए, कि अगर आपको 50% DOR करना है तो. अब मैं आपको इसको एक प्रूफ करके मैं आपको दिखाता हूं कि 50% डॉर के लिए वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा, और उसके वैल्यू को निकालते हैं, इफिशियंसी वगैरह को कैलकुलेट करते हैं जैसे पहले किया था. तो मैं इसको लिख रहा हूं, दैट इज वेलोसिटी डायग्राम ऑफ 50% डॉर या पार्सन टरबाइन. इसके लिए मैं आपको इसको करके दिखाता हूं. तो देखिए, इसको बहुत आसानी से आप इसको समझ सकते हैं. मैं कुछ यहां पर आपको डिफरेंट स्केचेस से आपको दिखाता हूं. इसको मैं फिक्स ब्लेड्स के लिए बना रहा हूं. तो दिस इज द फिक्स ब्लेड. मैं एक डायग्राम सिंपल सा बना रहा हूं. दिस इज द मूविंग ब्लेड, दिस इज द फिक्स ब्लेड, एंड अगेन दिस इज द मूविंग ब्लेड. क्लियर? तो ये पोर्शन जो है, दिस इज द फर्स्ट स्टेज. क्लियर? एंड दिस पोर्शन फॉर द सेकेंड स्टेज. इतनी बात समझ में आ गई? इसको मैं नाम दे देता हूं 0, 1, 2, 3 एंड दिस इज 4. क्लियर? ये मैंने आपको डिफरेंट नाम उसमें स्टेजेस में बता दिए. और मैं एक इनलेट और एग्जिट के लिए, या पहले आप कहें तो मैं इसको मेरे प्रूफ करके दिखाता हूं, जो चीज़ मैंने आपको यहाँ पर 50% रिएक्शन टरबाइन के लिए लिखा था. तो 50% रिएक्शन टरबाइन के लिए एंथैल्पीज क्यों बराबर होनी चाहिए, ये मैं दिखाता हूं आपको. तो ये चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर हो रही है? क्लियर? इस तरह के अरेंजमेंट होंगे. ये कहने का मतलब है, ये एक फ्लाई व्हील है, ये दूसरा आपका स्टेटर है, फिर ये एक फ्लाई व्हील है, और ये आपका एक स्टेटर है. तो ये फिक्स ब्लेड है, ये मूविंग ब्लेड है, ये फिक्स ब्लेड है, और ये एक मूविंग ब्लेड है. मैंने कुछ इसको इस तरह से बनाया है. ठीक? या आप ऐसा करें, इसको ऐसे कर लेते हैं. मैं जो ऑरेंज कलर है इसको मैं फिक्स कर देता हूं. दिस इज अ फिक्स ब्लेड, दिस वन इज मूविंग ब्लेड, दिस वन इज फिक्स ब्लेड एंड दिस वन इज मूविंग ब्लेड. ऐसा कर लीजिए तो ज़्यादा सही रहेगा. यानी ब्लू कलर्स में जो है वो मूविंग ब्लेड है, और जो ऑरेंज कलर में है वो फिक्स ब्लेड्स हैं. क्लियर? तो ये कुछ इस तरह का अरेंजमेंट है यहाँ पर. अब इस अरेंजमेंट में मैं वेलोसिटी डायग्राम बनाऊं उसके पहले मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूं कि 50% DOR में क्यों आपका एंथैल्पीज बराबर होना चाहिए, जो कि मैंने जैसे यहाँ पर लिखा. ओके. तो सबसे पहले मैं सिंपल स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई करता हूँ. स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सारे एजम्पशंस लेते हुए कि काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा इसमें, बाकी कोई भी वर्क डन नहीं हो रहा है, या वर्क इंटरैक्शन नहीं है, हीट इंटरैक्शन नहीं है, इतनी चीज़ें हैं इसमें.
तो या वर्क इंटरेक्शन तो मूविंग ब्लेड में होगा, लेकिन वर्क इंटरेक्शन कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सिर्फ यहाँ पर जो हम लोग प्रेशर ड्रॉप कंसीडर कर रहे हैं वो वर्क इंटरेक्शन के बराबर होगा, लेकिन हम लोग उसको टर्मिनोलॉजी में जो लिख रहे हैं वो प्रेशर ड्रॉप के टर्म में लिख रहे हैं। तो चलिए मैं पहले लिख के दिखाता हूँ आपको। मान लो कोई भी फिक्स ब्लेड मैं मान लेता हूँ, तो फिक्स ब्लेड का जो एच है, मान लो जैसे ये है फिक्स ब्लेड का, तो ये है H1। क्लियर? तो मैं इसमें लिखूंगा दैट इज, चूंकि फिक्स ब्लेड है इसमें वेलोसिटी एब्सोल्यूट वेलोसिटी होगी, दिस इज सी इन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पर नाम नहीं लिख रहा हूँ या मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ पर इसको मैं सी नॉट लिखूँ, वो उसका रीज़न मैं बताता हूँ अभी। तो दिस वन इज H1 प्लस सी आउट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, दैट इज H1 माइनस H0 माइनस H1 इज इक्वल टू सी आउट स्क्वायर माइनस सी इन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। इतनी बात समझ में आई। एंड दिस इज ऑल्सो इक्विवेलेंट टू, क्योंकि अगर 50% डी और रखना है तो आपको जितने भी स्टेजेस आपने अटैच किए, मैंने यहाँ पे नंबर ऑफ स्टेजेस इसलिए दिखाया कि आप इसमें सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, नंबर ऑफ स्टेज ऐड करते जाइए, लेकिन ध्यान ये रखना है आपको कि आपको इंथैल्पी ड्रॉप हर जगह पर सेम लेके आना है फिक्स ब्लेड के लिए। तो फिक्स ब्लेड का जो इंथैल्पी ड्रॉप यहाँ पर मिला है वही इंथैल्पी ड्रॉप यहाँ पर भी मिलेगा, दैट इज दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H3। क्लियर? अब इसी तरह से दिस इज फॉर फिक्स ब्लेड। फॉर मूविंग ब्लेड के लिए अगर हम आए, मूविंग ब्लेड में अगर हम चेक करें, तो मूविंग ब्लेड में अगर हम चेक करेंगे तो क्या आएगा, दिस इज H1 प्लस, चूंकि मैंने आपको पहले बताया कि यहां पर चूंकि क्या आ जाएगा, एब्सोल्यूट वेलोसिटी आएगी, इसलिए यहां पर हम लिखेंगे दिस इज V इन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू H2 प्लस V आउट square divided by 2. So this is equal to H1 minus H2 is equal to V out square minus V in square divided by 2. Simple, इतनी चीजें हम लोग यहाँ पर कंसीडर करके लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये बात अगर आपको समझ में आई तो हम लोग यहाँ पर एक चीज ये दिखाते हैं आपको कि अगर इफ मैं कंडीशन ले रहा हूं कि इफ जो इनलेट एंगल है फिक्स ब्लेड और मूविंग ब्लेड के इक्वल हो, तो अल्फा इन इज इक्वल टू बीटा इन अगर है, एंड दैट इज अल्फा आउट इज इक्वल टू बी आउट अगर है, ये क्या इंप्लाई करता है, ये इंप्लाई करता है दैट इज सी इन इज इक्वल टू दैट इज वी इन। यही तो मतलब हुआ इसका, यानी सॉरी सी है ये, और इसको क्या इंप्लाई करता है, सी आउट इज इक्वल टू वी आउट। ये दोनों चीजें सेम है अगर ये चीज है तो। क्लियर? तो अगर मैं इसका यूज करूं, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2, तो मैं अगर इस इक्वेशन को यहां पर यूज करूं इक्वेशन नंबर 2 में, तो मैं लिख सकता हूं दिस इज H1 माइनस H2 इज इक्वल टू दिस इज V आउट। तो V आउट को मैं क्या लिख सकता हूं, C आउट स्क्वायर, और V इन को क्या लिख सकता हूं, C इन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो अगर आप इस एक्सप्रेशन को देखें तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन दोनों सेम है, तो हम कह सकते हैं कि H1 माइनस H2 इज इक्वल टू H0 माइनस H1। तो H1 माइनस H2 क्या है, दिस इज द डेल्टा H ऑफ H1 माइनस H2 क्या है, दिस इज द डेल्टा H ऑफ मूविंग ब्लेड, और H0 माइनस H1 क्या है, दिस इज द डेल्टा H ऑफ फिक्स ब्लेड। दैट मीन्स ये दोनों अगर इक्वल हैं तभी ये पॉसिबल है कि, मैं वाइसा वर्सा कह सकते हो कि अगर अल्फा इन बीटा इन के बराबर अल्फा आउट बीटा आउट के बराबर है तो दोनों की इंथैल्पी बराबर होंगी, अगर दोनों की इंथैल्पी बराबर है तो ये होगा। क्लियर? तो दिस इज अ लॉजिकल प्रूफ, और इस प्रूफ की हेल्प से आप ये कह सकते हैं कि डिग्री ऑफ रिएक्शन जो आया, दिस इज द H0 माइनस इसको मैं ऐसे लिखूंगा, दिस इज H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई H0 माइनस H2। तो आप इसको H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाई, आप इसको H1 माइनस H2 को आप लिख सकते हैं दिस इज द H0 माइनस H1 प्लस दिस इज H1 माइनस H2। ये चीज समझ में आ गई? इसको आगे और ले जाते हैं, और मैं यहां पर लिख के दिखाता हूं आपको, चूंकि H0 माइनस H1 ये आपने लिखा है यहां पर, दिस इक्वल टू H1 माइनस H2, हेंस आप कह सकते हैं कि DOR इज इक्वल टू
h1 minus h2 upon 2 times of h1 minus h2. So this and this will be cancel out, so this is a 0.5 DOR. Hence ये चीज प्रूफ हो रही है इसमें. क्लियर? ओके. तो इसके आगे और हम लोग बढ़ते हैं और आगे का कुछ कैलकुलेशन करते हैं और आपको ये दिखाते हैं कि इसमें वेलोसिटी डायग्राम कैसे बनेगा. तो सिंपल है, वेलोसिटी डायग्राम मैं आपको बना के यहाँ पर दिखाता हूँ. वेलोसिटी डायग्राम एग्जैक्टली जैसे इम्पल्स टर्बाइन में बना था वैसे ही यहाँ पर बनेगा. ये एक कोई भी ये एक मूविंग ब्लेड का एक ब्लेड है. इसी तरह से यहाँ पर एक ये फिक्स ब्लेड का ये एक ब्लेड है. दिस इज अ फिक्स ब्लेड, दिस इज अ मूविंग ब्लेड. क्लियर? तो मैं वेलोसिटी डायग्राम एक स्टेज के लिए, सिंपल स्टेज के लिए मैं बना के आपको दिखा रहा हूँ. तो देखिए वेलोसिटी डायग्राम इसका सिंपल, आपको जो मैंने टर्मिनोलॉजी बताई थी, ये आपका एक अगर u है तो आपको जो एब्सोल्यूट वेलोसिटी मिल रही होगी वो कुछ c1 मिल रही होगी विद अल्फा 1. क्लियर? और u की वजह से यहाँ पर आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी दिख रही है वो है v1 जो कि बीटा 1 एंगल के साथ में है. क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज अब इसी में आ जाते हैं एग्जिट क्या आ जाते हैं. दिस इज अ 1 एंड दिस इज अ 2. तो 1 आपका ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हो गया. एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल अगर आप देखोगे तो एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल को भी मैंने साथ में अटैच कर दिया, या आप कहें तो मैं इसको अलग करके दिखाता हूं आपको कि एग्जिट वेलोसिटी एंगल में u तो आपको यही मिलेगा. सॉरी, मैं वही कलर्स यूज करता हूं. u आपको एग्जैक्टली यही मिलेगा, ये है u. क्लियर? अच्छा, एग्जिट वेलोसिटी जो आपको मिली थी रिलेटिव वेलोसिटी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वो एब्सोल्यूट वेलोसिटी कुछ आपको इस तरह से मिलेगी. दिस इज द c2. क्लियर? विद अल्फा 2 एग्जिट वेलोसिटी. और आपको जो रिलेटिव वेलोसिटी दिखेगी वो रिलेटिव वेलोसिटी कुछ इस तरह से दिखेगी. दिस इज v2 विद बीटा 2. तो ये एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल है, ये इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल है. अगर इन दोनों को आप कंबाइन करते हैं तो मैं इन दोनों को कंबाइन करके एक साथ आपको दिखाता हूं. दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू. दिस इज द u, दिस वन इज c1 with alpha 1, this one is v1 with beta 1. Clear? And this one is c2 with alpha 2, and this one is v2 with beta 2. Clear? Or these are the perpendicular c2a and this one is c1a. Clear? And this is the whole delta cw, this one. Clear? जिसमें से ये पोर्शन मैं अलग अलग कर देता हूँ. This is the portion, this is the CW1 and this one is CW2. ये वेलोसिटी ट्रायंगल एक साथ कंबाइन करके मैंने आपको दिखाया यहाँ पर. अब ये अगर वेलोसिटी ट्रायंगल एक साथ आप कंबाइन करते हैं और कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं तो मैं चलिए आगे इसको बढ़ता हूँ इसमें और ये आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली यहाँ पर जो वर्क डन है वो वर्क डन क्या आएगा. वर्क डन इज इक्वल टू वही जैसे पहले भी कैलकुलेट किया था, दैट इज ड्राइविंग थ्रस्ट मल्टीप्लाइड बाय द, दैट इज ड्राइविंग थ्रस्ट m fd मल्टीप्लाइड बाय द लीनियर वेलोसिटी. तो ड्राइविंग थ्रस्ट जो आया था वो कितना आया था, वो यहां पर भी वही सेम चीज रहेगी. दिस इज c1 cos अल्फा 1 प्लस c2 cos अल्फा 2. क्लियर? ये चीज इसमें भी रहेगी. ओके, एंड दिस इज मल्टीप्लाइड बाय u. तो ये है आपका वर्क डन, ये वर्क डन है. क्लियर? और ई इन क्या है, ई इन इज इक्वल टू m c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस m
दिस इज v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। क्लियर? तो ये आपका वर्क डन है, ये n है। दूसरा ये आपका जो वर्क डन है, या आप ये कहें कि ये जो है ये आपका टेंजेंशियल है, टेंजेंशियल वर्क, या आप कहें इसी को पॉजिटिव वर्क है जो फ्लाईव्हील को रोटेट करने के काम आएगा। दूसरा एक है एक्सियल वर्क, ये फ्लाईव्हील को रोटेट करने के काम आएगा। एक्सियल वर्क किस काम आता है? एक्सियल वर्क आपका कि उस स्टेज में मेंटेन करने के लिए, यानी एक्सियल जो फ्लाईव्हील है उसको बियरिंग्स के ऊपर रोकने के लिए वो जो वर्क होता है उसको बोलते हैं एफ, या वर्क कह लें, WA इज इक्वल टू FA। क्लियर? एक्चुअल में ये वर्क क्या, मैं फोर्स ही बात करूंगा इसको, एक्सियल फोर्स मैं लिखूंगा इसको, एक्सियल फोर्स। तो एक्सियल फोर्स जो है वो FA है। तो यहां पर FA जो है दिस इज द M C1A माइनस C2A प्लस, वहां पर इंपल्स में केवल ये था, केवल इन दोनों एक्सियल कंपोनेंट का डिफरेंस था। लेकिन यहां पर चूंकि आपका मूविंग ब्लेड में आप अगर देखोगे तो मूविंग ब्लेड में आपका उस स्टेज में प्रेशर का भी ड्रॉप हो रहा है, इसलिए यहां पर आपको एक प्रेशर ड्रॉप भी कंसीडर करना पड़ेगा। और वो प्रेशर ड्रॉप कितना होगा? द प्रेशर ड्रॉप दैट इज P1A1 माइनस P2A2। क्लियर? ये चीज, ये बात समझ में आई? तो ये एक्सियल फोर्स हो गया, दिस इज द एक्सियल फोर्स, या एक्सियल थ्रस्ट कह सकते हैं इसको, एक्सियल थ्रस्ट, दिस इज एक्सियल थ्रस्ट। क्लियर? और MFD टेंजेंशियल थ्रस्ट हो गया। क्लियर? एक्सियल थ्रस्ट, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, अब हम कंडीशन अगर इसमें अप्लाई करें, यहां पर अगर हम कंडीशन अप्लाई करें, मैं कंडीशन लिखता हूं, कंडीशन इफ डिग्री ऑफ रिएक्शन इज 50%, क्या क्या चेंजेस आएंगे? दैट इज एक्सियल थ्रस्ट शुड बी इक्वल टू FA इज इक्वल टू ओनली P1A1 माइनस P2A2 बिकॉज C1A इज इक्वल टू C2A। मैंने क्यों लिखा C1A इज इक्वल टू C2A? बिकॉज आप यहां पर, ये आपको पता है, दैट इज एक्सियल कंपोनेंट, एक्सियल थ्रस्ट में C1A इज इक्वल टू C2A हो जाएगा, बिकॉज दिस इज एक और काम करते हैं यहां पर साथ साथ में, C1A इज इक्वल टू C2A। DOR अगर ये है तो मैं लिख सकता हूं दैट इज α1 इज इक्वल टू β2। अब आप कहेंगे कि सर ये कैसे आपने लिखा? तो ये चीज आप यहां पर समझ सकते हैं। देखिए, दिस इज द वेलोसिटी जो इसका एग्जिट है, फिक्स ब्लेड का जो एग्जिट है, ये देखिए फिक्स ब्लेड का जो एग्जिट है वो इसके लिए इनलेट है। क्लियर? यानी इसका जो एग्जिट है, मैं एग्जिट वाला लिखता हूं, तो एग्जिट का एंगल कौन सा हुआ? दैट इज α2 इज इक्वल टू वो उसका इनलेट, मूविंग ब्लेड का इनलेट बनेगा। क्लियर? जो इसका एग्जिट है, मूविंग ब्लेड का जो एग्जिट है, मूविंग ब्लेड का एग्जिट क्या है? मूविंग ब्लेड का एग्जिट है β2, दिस इक्वल टू द इनलेट ऑफ दिस। क्लियर? सो दिस इज द α1। ये चीज अगर समझ में आई है तो इसको साथ साथ में ये 50% डिग्री ऑफ रिएक्शन के लिए कंसीडर किया जाएगा। तो α2 कहने का मतलब है दिस इज C2, β1 कहने का मतलब है दिस इज V1, एंड β2 कहने का मतलब है दिस इज V2, एंड दिस इज द C1। क्लियर? इतनी बात अगर समझ में आई है तो चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं कि डिग्री ऑफ रिएक्शन 50% होने पर क्या बेनिफिट होता है, या आपको जो डायग्राम एफिशिएंसी है उसमें क्या टर्मिनोलॉजी में चेंज होगा। क्लियर? तो सबसे पहले मैं वर्क डन पे आता हूं, टेंजेंशियल की बात कर रहा हूं, वर्क डन। क्लियर? तो वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा, दिस इज द, अभी क्या था, दिस इज MU C1 cos α1 प्लस C2 cos α2, ये था। तो दिस इज द MU C1 cos α1 प्लस, देखिए C2 cos α2, C2 इज इक्वल टू V1, α2 इज इक्वल टू β1, तो मैं इसको V1 cos β1 की तरह लिख सकता हूं। तो दिस इज द MU एंड दिस वन इज C1 cos α1 प्लस V1 cos β1। यहां से देखिए वेलोसिटी ट्रायंगल से, दिस इज द A, this is the B, this is the C and this is the D। तो V1 cos
बीटा 1 दिस इज द BC विच इज इक्वल टू AC माइनस AB। तो AC C1 cos alpha 1 माइनस U, तो मैं इसको लिख सकता हूं C1 cos alpha 1 माइनस U। तो दिस इज द MU 2C1 cos MU 2C1 cos alpha 1 माइनस U। ये मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूं। क्लियर? ओके, ये बात समझ में आई? तो ये आपका वर्क डन फॉर 50% DOR के लिए कंसीडर किया जाएगा। क्लियर? वर्क डन फॉर, ये केवल 50% DOR के लिए है, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो और इसके आगे थोड़ा सा हम लोग बढ़ते हैं और इसके कैलकुलेशन को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। तो देखिए कैसे फर्दर कैलकुलेशन किया जाएगा इसका। ये अब आप देख रहे हैं, तो मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। अब मैं ई इन की बात करता हूं। ई इन मैंने क्या लिखा था? दिस इज MC1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस MV2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने लिखा था आपको। क्लियर? अच्छा, अब देखिए यहां पर क्या क्या चीजें चेंज करने वाले हैं हम लोग। यहां पर इसको, इस रिएक्शन को हम लोग ऐसे लिख देते हैं, दिस इज द M/2 ब्रैकेट में, दिस इज C1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। क्लियर? अच्छा, ये मैंने आपको यहाँ पर ये चीज लिखी है अभी कि 50% DOR के लिए आपको पता है कि V2 इज इक्वल टू C1। ये चीज मैंने लिखा था 50% DOR के लिए। तो इफ V2 इज इक्वल टू C1, तो ये चीज ऐसे लिखी जाएगी M/2 दिस इज C1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर। So this one is M2C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो दिस इज C1 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई? ओके, अब ये V1 को हम लोग रिप्लेस करते हैं और V1 को कुछ टर्मिनोलॉजी में चेंज करते हैं। और ओके, नाउ चेक दिस एंगल BCG। सो इन एंगल BCG you can write like this. This is the BG square is equal to BC square plus CG square. So this is the V1 square is equal to, BC is equal to C1 cos alpha 1 minus U whole square plus this is C1 sin alpha 1 square. So this is the C1 cos square alpha 1 plus U square minus 2U C1 cos alpha 1 plus C1, this is a C1 square sin square alpha 1. So this one and this one, so this is C1 square cos square alpha 1 plus sin square alpha 1. So this is the C1 square plus U square minus 2U C1 cos alpha 1. This is the V1 square. So in this expression, this E in is equal to, this is the M C1 square minus, you just put this value, so this is C1 square plus U square minus 2U C1 cos alpha 1 divided by 2. Clear? So you just put this value in this expression, what you get. So this one is, this is 2C1, so this is M 2C1 minus C1 square, so this is the I'm so sorry, this is C1 square. You just see this is a C1 square. So this is the 2C1 square minus C1 square, so this is the C1 square minus U square plus 2U C1 cos alpha 1 divided by 2. This is the E in. This is the E in. And W, the work done is this one is, this is the MU. So work done is, I'm just writing in this expression, this is the MU 2C1 cos alpha 1 minus U. Clear? So what is the sigma D? This is the W divided by E in. So what you get? This is MU 2C1 cos alpha 1 minus U divided by M C1 square minus U square plus 2U C1 cos alpha 1 multiplied by 2. So this is M and M will be cancelled out. This is the 2U 2C1 cos alpha 1 minus U, and this divided by C1 square minus U square plus 2U C1 cos alpha 1. Divide this expression C1 square, divide this expression C1 square, because I am just writing the rho is equal to U by C1. Clear?
you know this. So both expression is divided, so it is a 2u by c1. This is 2 cos alpha 1 minus u by c1, and this divided by this is 1 minus u by c1 whole square plus 2u by c1 cos alpha 1. So it is written as 2 rho 2 cos alpha 1 minus rho divided by 1 minus rho square plus 2 rho cos alpha 1. This is the diagram efficiency. Clear? So I just want the diagram efficiency optimization. So this is with respect to rho, this value is equal to 0. So this is a form of fx upon gx. So you just differentiate this thing. So what you get after differentiation, you get 2 cos alpha 1 minus 2 rho is equal to 0. Okay, 2 cos alpha 1 minus 2 rho. That means rho is equal to cos alpha 1. Clear? So if you do the double differentiation, this value is negative, so you can see this at this value the function is maximum. What is the maximum value? Maximum value, you just put this value. This is 2 cos alpha 1, 2 cos alpha 1 minus cos alpha 1, this divided by 1 minus this one is cos square alpha 1 plus 2 cos square alpha 1. So what you get? 2 cos alpha 1 minus cos alpha 1 is a cos alpha 1, so this is a 2 cos square alpha 1. Clear? And this divided by 1 minus 2 cos square alpha 1 minus cos square alpha, so this is a 1 plus cos square alpha 1. This is the max efficiency. And the W max is equal to, you can you just write the W expression. So W expression मैंने लिखा था आपको, this is the mu, this is 2c1 cos alpha 1 minus u. क्लियर? ये एक्सप्रेशन लिखा था. एंड रो इज इक्वल टू u बाई c1 विच इज इक्वल टू द cos alpha 1. सो मैं इस एक्सप्रेशन में आपको चाहे तो मैं c1 को रिप्लेस करता हूँ. c1 इज इक्वल टू u बाई cos alpha 1. तो यू जस्ट पुट दिस वैल्यू mu, दिस इज c1, so 2u upon cos alpha 1 into cos alpha 1 minus u. So this and this will be cancelled out. So this is a 2u minus u. This is a u. So this one is mu square. So this is the W max. ओके तो इसके बाद हम लोग इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे. इसके लिए आप अपने ज्योमेट्री बॉक्स और उसमें जो टूल्स मैंने बताए हैं वो आप कर लीजिए. इसके बाद हम लोग इसके आगे करेंगे. ओके, थैंक यू.